भारत की एयरलाइंस दिन दहाड़े खुलेआम हमें लूट रही हैं, लेकिन सरकार इस पर एकदम चुप है। Broken chairs to poor service, seat downgrades, tardiness, you name it, and Air India probably has that problem. Why is there a heightened price as compared to what I was getting before? सर वादा था कि हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज की सैर कराई जाएगी। आलम यह है सर कि बाटा कंपनी का जूता पहनने वाला भी आज हवाई जहाज की टिकट नहीं खरीद पा रहा है। सोचो कि आप एक हॉलिडे प्लान कर रहे हो, दिमाग में आता है कि भाई ट्रेन के धक्के क्यों खाएं, फ्लाइट से चलते हैं, पैसे थोड़े ज्यादा लगेंगे लेकिन जर्नी कंफर्टेबल रहेगी। लेकिन जैसे ही आप टिकट बुक करने जाते हो, रियलिटी थप्पड़ जैसी लगती है। टिकट के दाम ऐसे हैं जैसे आपने चार्टर्ड प्लेन बुक करना है। नॉर्मल दिनों में भी फेयर्स स्काई रॉकेट होते हैं और अगर पीक सीजन हो तो भूल ही जाओ। दिवाली, होली या नवरात्रि में 5,000 का टिकट सीधे 25,000 का हो जाता है। और फिर इनकी सर्विसेज ऐसी होती है जैसे लगेगा कि किसी खटारा लोकल बस में सफर कर रहे हो। टूटी हुई सीट्स और ट्रे टेबल, गंदा आर्मरेस्ट, मच्छर, वेज खाने में चिकन, सब कुछ यहाँ मिलता है। लेकिन जो जरूरी चीजें चाहिए वो नहीं मिलती, जैसे ढंग का खाना, लंबी फ्लाइट में थोड़ा लेग रूम, और अगर विंडो सीट है तो खिड़की के बदले दीवार मिल जाती है। और ये सब तो चलो एक बार को इंसान झेल भी ले, लेकिन फ्लाइट डिलेज तो मानो इनका बर्थ राइट है। घंटों का डिलेज इनके लिए नॉर्मल बात है और कभी कभी फ्लाइट कैंसिल भी हो जाती है बिना कोई सॉलिड रीजन दिए। अर्ली नोटिफिकेशन, अरे वो क्या होता है, आप एयरपोर्ट पे खड़े रहो और एक स्टाफ कैजुअली आके बोलता है सर थोड़ी सी टेक्निकल इशू आ गई है। फिर वही थोड़ी सी इश्यूज 6 से 8 घंटे के डिले में कब बदल जाती है पता नहीं चलता है। फिर कभी सूटकेस तोड़ देते हैं, कभी लगेज मिसप्लेस कर देते हैं और कभी कभी तो बिल्कुल मैजिक, आपका सामान ही गायब हो जाता है। और अगर इतना सब झेलने के बाद आप थक हार के कंप्लेन करने पहुंच भी जाते हो तो कस्टमर सर्विस वाले ऐसे बिहेव करते हैं जैसे आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी है इनकी। रिफंड और कंपेंसेशन जैसे शब्द तो इनकी डिक्शनरी से गायब हो जाते हैं। भारत में एयरलाइंस की हालत आखिर क्यों और कैसे हो रही है और इसके लिए असल में कौन जिम्मेदार है, आइए देखते। वैसे तो भारत में काफी सारी एयरलाइंस ऑपरेट करती हैं, लेकिन मार्केट साइज के हिसाब से देखें तो लगभग 90% मार्केट शेयर सिर्फ इंडिगो और एयर इंडिया के पास है। पिछले 10 साल में ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स के नंबर दुगने से भी ज्यादा हो चुके हैं और आज भारत दुनिया का 3rd लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट है। हर साल करीबन 15% की ग्रोथ के साथ लगभग 38 करोड़ पैसेंजर्स भारत के एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं। ये सब सुन के भारत का एविएशन सेक्टर आपको बड़ा चमकता दमकता और फ्लरिशिंग लगेगा, लेकिन नंबर्स ही सिर्फ अच्छे हैं, रियलिटी काफी अलग है। मोदी जी ने कुछ साल पहले कहा था कि हवाई यात्रा को भारत में आम बनाना है, कि मैं चाहता हूं कि हवाई जहाज में हवाई चप्पल वाले लोग दिखाई दे। लेकिन $2,500 से भी कम पर कैपिटा इनकम वाला देश में जब फ्लाइट टिकट्स के प्राइस इतने हाई होंगे तो आम लोग तो दूर की बात, ठीक ठाक पैसे वाले भी ट्रैवल करने से पहले 2 बार सोचेंगे। एक एग्जांपल देता हूं, 2022 में दिल्ली से बेंगलुरु जाने के लिए वन वे टिकट जहां 3500 रुपए का था, आज के टाइम पे वही टिकट 8500 रुपए का हो चुका है। ACI यानी एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के एक सर्वे में पता चला कि कुछ सालों में मिडिल ईस्ट और इंडो पैसिफिक देशों के तमाम एविएशन मार्केट में से भारत सबसे ज्यादा 41% एयर फेयर यहां पर इंक्रीज हुआ है। देखो, भारत की जो एविएशन मार्केट है यहाँ कंपटीशन नहीं है। इंडिगो और एयर इंडिया ये दोनों की डुओपोली चलती है, इसलिए ये लोग अपने हिसाब से प्राइसेस को फिक्स कर देते हैं। एग्जांपल के तौर पे देखो, श्रीनगर से ले जाने के रूट में अप्रैल 2023 से नवंबर के बीच में एयर फेयर 229% इंक्रीज हुआ है और ये एक ऐसा रूट है जिसमें सिर्फ एयर इंडिया ऑपरेट करती है। इसी तरह से जयपुर और गोवा के बीच में नॉन स्टॉप फ्लाइट ऑफर करने वाली सिर्फ एक कंपनी है, इंडिगो, और इस रूट पे टिकट के प्राइस बढ़ चुके हैं 135% से। इसी तरह से श्रीनगर से चंडीगढ़ जाने वाले रूट और देहरादून से मुंबई के रूट की कहानी भी लगभग सेम है। और क्यों ना हो, भारत में लगभग 1100 एयर रूट्स हैं जिसमें करीबन 800 रूट ऐसे हैं जहां पर किसी एक पर्टिकुलर एयरलाइन की मोनोपोली चलती है। ऐसे में बेस फेयर चाहे कितना ही कम क्यों ना हो, उसके ऊपर जीएसटी, पैसेंजर सर्विस फीस, यूजर डेवलपमेंट फीस, एविएशन सिक्योरिटी फीस, CUT फीस, RCS, ये सब कुछ जोड़ के टिकट के प्राइस 30 से 40% इंक्रीज कर दिए जाते हैं। एयरपोर्ट्स में जो एस्केलेटर में मेटल डिटेक्टर आप देखते हो या फिर सिक्योरिटी पर्सनल को आप देखते हो, उन सब का भी खर्चा आपकी टिकट से निकाला जाता है। और इसीलिए आज हालत यह है कि जहां अमेरिका जैसी डेवलप्ड कंट्री में न्यूयॉर्क से सिएटल जाने का एयर फेयर 10,000 रुपए के आसपास है, वहीं भारत जैसी डेवलपिंग कंट्री में श्रीनगर से तिरुवनंतपुरम जाने के लिए आपको 12,000 से 15,000 तक देने पड़ते हैं। अब ये तो बात हो गई एक नॉर्मल सिचुएशन की, लेकिन एयरलाइंस के पास ऐसा फैंसी एल्गोरिथम लगा है जो रियल टाइम में टिकट्स की डिमांड को ट्रैक करता है और जब उन्हें पता चलता है कि एक पर्टिकुलर रूट पे डिमांड बढ़ रही है तो फेयर्स एकदम से बढ़ा दिए जाते हैं। ये डायनामिक प्राइसिंग के नाम पे किया जाता है, लेकिन असल में एक कंज्यूमर को लूटने का तरीका है। आपने एक टिकट सर्च करा, थोड़ी देर बाद अगर वापस जाके
जाके देखोगे तो प्राइस आपको बढ़ा हुआ मिलेगा, क्योंकि एल्गोरिदम ने समझ लिया कि आप इस टिकट में इंटरेस्टेड हो, तो वो अब आपसे ज्यादा पैसे चार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। एल्गोरिदम का यूज करके कोई पर्सनलाइज प्राइसिंग नहीं, सीधा सीधा प्राइस मैनिपुलेशन और प्रॉफिटियरिंग है। और ये किस हद तक जा सकता है, ये पहलगाम टेररिस्ट अटैक के समय पर देखने को मिला था। पिछले अप्रैल में जब पहलगाम टेररिस्ट अटैक में 26 लोग मारे गए थे और टूरिस्ट श्रीनगर से जान बचा के निकलने के लिए तड़प रहे थे, तब इन प्राइवेट एयरलाइंस ने कई रूट पे टिकट के प्राइसेस 10 गुने तक बढ़ा दिए थे। श्रीनगर से दिल्ली का वन वे इकोनॉमी टिकट जो आमतौर पे 6-8 हजार का मिलता है, इस अटैक के टाइम कुछ ही घंटों बाद 65,000 रुपए का बिक रहा था। श्रीनगर से कोलकाता की टिकट जो यूजुअली 8 से 9 हजार रुपए की आती है, वो भी 35,000 में मिल रही थी। और मुंबई और बेंगलुरु जाने वाली टिकट्स 30,000 तक पहुंच चुकी थी। कुंभ मेले के दौरान भी एयरलाइंस ने इसी तरह से लोगों को लूटा था। 30,000 में एक आदमी चेन्नई से लंदन पहुंच जाएगा, लेकिन कुंभ के समय चेन्नई से प्रयागराज जाने वाली वन वे इकोनॉमी टिकट 80,000 रुपए की बिक रही थी। लोग भक्ति में डुबकी लगा रहे थे और एयरलाइंस मुनाफा कमाने में बिजी थी। और ये तो बस शुरुआत है। इतने हाई प्राइसेस पे करने के बाद आप एक्सपेक्ट करोगे कि एटलीस्ट एक डिसेंट सर्विस मिलेगी, लेकिन यहाँ पे भी ऐसा नहीं होता है। पिछले साल जनवरी से नवंबर के बीच में हर 3 में से एक डोमेस्टिक फ्लाइट ने किसी ना किसी वजह से डिले किया है, और इससे पूरे देश भर में करीब 24 लाख लोग डायरेक्टली इंपैक्ट हुए थे। आज के समय 6 से 8 घंटे का डिले कॉमन बात हो गई है कि लगभग हर दिन किसी न किसी चैनल पे इसकी न्यूज दिखती रहती है। This story coming in from Goa, where Air India Express flight has been delayed, where no time frame has been given to the passengers. फिर ये क्लिप देखो, फ्लाइट 12 घंटे डिले होने के बाद पैसेंजर्स ऐसे बाहर बैठ के खाना खा रहे हैं। और ये कोई 1-2 इंसिडेंट पिक करके मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ। सोशल मीडिया पे जाके आप खुद सर्च करके देख लेना, आपको ऐसे दर्जनों पोस्ट डेली बेसिस पे मिल जाएंगे। और हद तो तब हो जाती है जब ये लोग फ्लाइट पोस्टपोन करते हैं और बताते भी नहीं है ढंग से। पैसेंजर्स गेट पे बैठे होते हैं, डिपार्चर बोर्ड को देख रहे होते हैं, और अचानक से जो ऑन टाइम लिखा था वो डिलेड में बदल जाता है। कोई वजह नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कभी कभी सिर्फ टेक्स्ट लिख के आ जाता है, ड्यू टू अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस। अरे भैया, प्लेन का मेंटेनेंस चेक नहीं किया था, ये अनफोर्सीन है। ये लोग पैसेंजर्स को अंधेरे में रखते हैं, घंटों तक वेट करवाते हैं और कोई सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। कस्टमर सर्विस के नाम पर एक सर्विस डेस्क होता है जहां पर इतनी लंबी लाइन लगी होती है और वहां भी कोई जवाब नहीं मिलता है। रीशेड्यूलिंग या रिफंड के लिए आप चाहे इनका ऐप यूज कर लो, चाहे इनको कॉल करो या व्हाट्सएप सर्विस कर लो, घुमा फिरा के वही नेवर एंडिंग लूप में आपको फंसा के रखते हैं। इनके वेबसाइट पर लिखा जरूर है कि 7 से 10 दिन में रिफंड मिल जाएगा, लेकिन रिफंड डेट देते देते इतना लेट कर देते हैं कि इंसान उम्मीद ही छोड़ देता है। और जब रिफंड प्रोसेस भी होता है तो कई बार पैसेंजर्स को लोग लिटरली चिल्लर थमा देते हैं। ये ट्वीट देखो, 6,000 की टिकट कैंसिल होने में 32 रुपए का रिफंड दिया जा रहा है। अब ये मजाक नहीं तो और क्या है। फिर इन फ्लाइट एक्सपीरियंस तो इससे भी एपिक होता है। 2 महीने पहले की ये न्यूज देखो। Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan has slammed Air India for allotting him a broken seat on a flight from Bhopal to Delhi. अब अगर देश के यूनियन मिनिस्टर तक को एक टूटी सीट में बिठा सकते हैं तो आम लोगों के साथ ये लोग क्या करते होंगे, एक बार सोच के देखो। भाई, पैसे देकर ट्रैवल कर रहे हैं लोग, फ्री की सवारी नहीं चल रही है, बेसिक सर्विसेज तक को इम्पॉसिबल बना दिया इन लोगों ने। फिर इनके जो ट्रे टेबल होते हैं बस नाम के टेबल हैं, छोटी छोटी सी तख्तियां लगा रखी हैं, कई बार तो एक साइड से लटकती हुई दिखती है या फिर पूरा का पूरा हाथ में आ जाता है। मतलब DIY फर्नीचर का एक्सपीरियंस दे रहे हो क्या। फिर इनके लगेज हैंडलिंग का अपना अलग ड्रामा चलता है। बैगेज क्लेम पर खड़े रहो लेकिन बैग का नामो निशान नहीं होता है, घंटों तक वेट करो, फिर काउंटर पे जाओ, वहां स्टाफ से सवाल करो तो जवाब मिलता है कि सर थोड़ी सी टेक्निकल ग्लिच है, फॉर्म भर दो, हम देख लेंगे। अरे देख लेंगे, कोई हाइड एंड सीक का खेल चल रहा है क्या। कभी बोलेंगे गलती से दूसरी फ्लाइट में चला गया, कभी बोलेंगे थोड़ी सी मिस राउटिंग हो गई है। अगर बैग वापस आता है तो उसका हाल देख के दिल पे हाथ रखना पड़ जाता है। हैंडल टूटा हुआ है, जिप खराब है, कभी कभी तो ट्रॉली बैग में ऐसे छेद कर देते हैं लगता है इन्होंने उसके साथ कुश्ती खेली है। और ये मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, लोगों ने इस तरह की इमेजेस पोस्ट करी है। एक बार इमेजिन करो कि आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो और आपके लगेज की ऐसी हालत हो जाए, आपको कैसा फील होगा। फिर कंप्लेन करो तो स्टाफ बोलता है सर ये तो नॉर्मल वियर एंड टियर है। ये क्लिप देखो, अगर एयरपोर्ट पे लगेज को ऐसे हैंडल किया जाएगा तो वियर एंड टियर नॉर्मल तो बन ही जाएगा। और रही बात क्लीनलीनेस और हाइजीन की, तो इस पे तो पूछो ही मत। ये वीडियो देख लो, लखनऊ टू दिल्ली की फ्लाइट में मच्छर ही मच्छर भरे पड़े। जब क्रू से पूछा गया कि भैया नॉर्मल फ्लाइट अचानक से मॉस्किटो सफर कैसे बन गया, तो क्रू मेंबर बताते हैं कि डोर खुला रह गया था, मच्छर अंदर आ गए, अब हम कुछ नहीं कर सकते। फिर सोल्यूशन के तौर पर लेमन ग्रास का पैच थमा दिया कि अपने हाथ में रगड़ते रहो। कई बार तो मच्छर मारने का बैट पकड़ा के किसी को भेज देते हैं। फिर खाने में हाइजीन की धज्जियां ना उड़ाई जाए, ये तो भारत में इम्पॉसिबल सी बात है। कभी ऑमलेट में कॉकरोच मिल जाएगा, कभी सैंडविच में कीड़े रेंगते हुए दिख जाएंगे, कभी वेज खाने में चिकन मिल जाएगा, कभी प्लास्टिक का स्क्रू मिल जाता है। मतलब ढंग का खाना छोड़कर खाने के नाम पर बाकी सब कुछ मिल जाएगा।
फिर क्रू मेंबर से कंप्लेन करने जाओ तो खाने की एक फोटो लेंगे और हाथ में एक कुकी का पैकेट थमा देंगे, लेकिन प्रॉब्लम वहीं का वहीं रहता है। फिर किसी और फ्लाइट में किसी और प्लेट में वापस से कॉकरोच और कीड़े घूमते हुए मिलेंगे, सोल्यूशन के नाम पर कोई स्टेप नहीं लिए जाते हैं। ऐसे में बड़ा जेन्युइन सा सवाल आता है कि इंडियन एयरलाइंस की हालत ऐसी डस्टबिन जैसी क्यों हो गई है? टिकट्स इतने महंगे होने के बावजूद सर्विस इतनी घटिया कैसे मिल रही है? तो देखो, इसके पीछे प्राइमरली दो रीजन है। एक तो है भारत की एविएशन मार्केट की रैपिड एक्सपेंशन की वजह से एयरलाइंस के ऊपर बढ़ता बोझ, और दूसरा है उनका एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। 2014 तक हमारे पास सिर्फ 74 एयरपोर्ट्स थे, लेकिन पिछले 10 सालों में यह नंबर बढ़ के 157 हो चुका है। गवर्नमेंट ने उड़ान जैसी स्कीम निकाली जिससे देश के आम नागरिक को एयर ट्रैवल के लिए एनकरेज किया जा सके। इस एक स्कीम के थ्रू लगभग 1.5 करोड़ एयर ट्रैवलर्स को इसका डायरेक्ट बेनिफिट मिला है। इस ग्राफ को देखो, पिछले 2 डेकेड में हमारी एयरलाइंस की कैपेसिटी सिग्निफिकेंटली ग्रो हुई है, और इन सब से एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है, पहले के कंपैरिजन में अब भारत में कई गुना ज्यादा लोग प्लेन्स में ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन इस सब में जो कहानी बिल्कुल ना नोटिस रह जाती है वो ये है कि इतने सारे लोगों को प्रॉपर्ली मैनेज करने के लिए एयरलाइंस का जो फ्लीट चाहिए, जितने प्लेन चाहिए, उतने हमारे पास नहीं है, उससे काफी कम है। ऊपर से आपको याद होगा 2023 में गो फर्स्ट एयरलाइन ने बैंक्रप्सी फाइल करते हुए ऑपरेशंस क्लोज कर दिए थे। अब गो फर्स्ट कोई छोटी मोटी एयरलाइन नहीं थी, इनके पास इंडियन एविएशन मार्केट का 8.4% शेयर था। तो जब ये एयरलाइन बंद पड़ गई तो इनके पैसेंजर भी बाकी एयरलाइंस में ट्रैवल करने लगे। अब इस सिचुएशन को जरा ध्यान से समझो। एग्जिस्टिंग एयरलाइंस के पास प्लेन उतने नहीं है और अब सडनली पैसेंजर्स का लोड बढ़ चुका है। तो एक तरफ ऑलरेडी हमारे पास प्लेन्स कम है, दूसरी तरफ टूरिस्ट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और तीसरी तरफ कुछ एयरलाइंस जो बंद हो रही हैं उनका भी सारा लोड एग्जिस्टिंग एयरलाइंस पे आ रहा है। तो ऐसे में सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही है और फ्लाइट के प्राइसेस ऑब्वियस सी बात है बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा इंडियन एयरलाइंस की जो कंबाइंड फ्लीट है इसमें काफी सारे प्लेन्स अब बहुत पुराने हो चुके हैं। इनफैक्ट एयर इंडिया के पास काफी सारे प्लेन 2010-11 के वैसे ही ऑपरेट कर रहे हैं। इससे एक फ्यूल कॉस्ट बढ़ता है जिससे इवेंचुअली टिकट प्राइसेस और ऊपर जाते हैं, और जो पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब जाहिर सी बात है डेली ऑपरेशन में इनको दिक्कत आने लगती है। इसके अलावा फ्लाइट का सबसे बड़ा खर्चा होता है जेट फ्यूल, जिसे ATF यानी कि एविएशन टर्बाइन फ्यूल कहा जाता है। एक फ्लाइट टिकट का जो बेस प्राइस होता है उसका लगभग 45% इसी में जाता है। अब इस जेट फ्यूल को सरकार ने GST से बाहर रखा है। इस वजह से जो अलग अलग स्टेट हैं उस पर अलग अलग अपना टैक्स लगा देते हैं। जैसे तमिलनाडु में इसके ऊपर 29% वैट लगता है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसके ऊपर अलग से 11% की एक्साइज ड्यूटी लगा देती है, जिससे जो टिकट प्राइसेस हैं वो ऑटोमेटिकली ऊपर चले जाते हैं। ऐसे में इस पूरी सिचुएशन को फिक्स करना बेहद जरूरी है, क्योंकि किसी भी देश का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम उसकी इकोनॉमी से इंटरलिंक्ड होता है। जब तक किसी भी देश का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, चाहे वो रोड वाला हो, एयर वाला हो, पानी वाला हो, अगर वो अच्छे से फंक्शन नहीं करता है तो अपनी इकोनॉमी को अच्छे से ग्रो नहीं कर सकते हैं। जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जल्दी से ट्रैवल कर पाएंगे तभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी तेजी से बढ़ेंगी, और इसके लिए मुझे लगता है कुछ स्टेप लिए जा सकते हैं जिससे इंडियन एयरलाइंस की सिचुएशन को बहुत हद तक सुधारा जा सकता है। सबसे पहला सोल्यूशन, जिस पे ऑलरेडी कुछ काम चालू भी हो चुका है, कि हम अपनी फ्लीट को बढ़ा रहे हैं। भारत में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सीट पर कैपिटा 0.13 और 0.06 है, जो थाईलैंड जैसे देश से भी काफी पीछे है, और इसी से पता चलता है कि हमारी एविएशन सेक्टर को कितने ज्यादा नंबर्स में नए प्लेन्स की जरूरत है। और ये बात भारत की एयरलाइंस को भी अच्छे से पता है, इसीलिए चाहे एयर इंडिया ग्रुप हो या इंडिगो, ये लोग बड़े बड़े नंबर में प्लेन खरीद रहे हैं। 2023 में इंडिगो ने दुनिया का सबसे बड़ा 500 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर प्लेस किया था एयरबस के पास में, और अगले 10 साल में इंडिगो टोटल 1000 नए प्लेन्स को अपने फ्लीट में जोड़ने वाला है। सिमिलर कहानी अकासा एयर और एयर इंडिया की भी है। 2023 में ही एयर इंडिया ने 250 एयरबस और 220 बोइंग प्लेन का ऑर्डर दिया था, और अकासा एयर भी 150 नए बोइंग प्लेन्स को अपने फ्लीट में ऐड कर रही है। अब हालांकि इन प्लेन्स की डिलीवरी में भी काफी टाइम लगेगा, अगले 10-15 साल में पूरी सिचुएशन इंप्रूव होगी, लेकिन एटलीस्ट इस पूरी सिचुएशन को सॉल्व करने का एक स्टेप तो ले लिया गया है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट भी ATF यानी जो फ्यूल होता है उसको GST के अंडर ला सकती है। एयरलाइंस ऑलरेडी इसकी डिमांड कर रही हैं, और ये काफी बोल्ड मूव हो सकता है, क्योंकि इससे जो अलग अलग स्टेट टैक्स लगाते हैं वो हट जाएगा और सिर्फ एक टैक्स फ्यूल पर लगाया जाएगा। शॉर्ट टर्म में भले इससे थोड़ा टैक्स में शॉर्टफॉल आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में इससे पूरे के पूरे सेक्टर को बड़ा फायदा मिलेगा। इंडिया में जो एयर ट्रैवल या एविएशन सेक्टर है वो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर आता है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इस मिनिस्ट्री के करंट मिनिस्टर कौन है, तो इस चांसेस काफी कम है कि आप लोग सही जवाब दे पाओगे। आज के टाइम पर जब इनको प्रोएक्टिवली सेक्टर को मॉनिटर करना चाहिए, क्योंकि एविएशन सेक्टर पूरी तरह से एक डुओपोली बन चुका है, 2-3 मेजर प्लेयर कुछ डोमिनेट करके डिक्टेट कर रहे हैं, ऐसे में अनफॉर्चुनेटली मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन एक बैक सीट ले चुके हैं, और ऐसा लगता है जैसे उनका रोल कोई पेपर वर्क तक लिमिटेड रह गया है। और बात यही खत्म नहीं होती है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी DGCA, जो एविएशन सेफ्टी और रेगुलेशन का बॉस है, वो भी इन मैटर्स में उतना प्रोएक्टिव नजर नहीं आता है। जब भी कोई पैसेंजर इशू होता है या एयरलाइंस के अगेंस्ट कंप्लेंट आती है
देखेंगे तो डीजीसीए का रिस्पांस काफी स्लो और ब्यूरोक्रेटिक सा लगता है। एविएशन सेक्टर जैसे डायनेमिक और हाई स्टेक्स वाले स्पेस में जब रेगुलेटर्स और मिनिस्ट्री इस तरह से पैसिव होंगी तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट पैसेंजर्स की सेफ्टी, कन्वीनियंस और ट्रस्ट पे पड़ता है। एयरलाइंस का प्रॉफिट या मार्केट शेयर एक तरफ है, लेकिन जब अथॉरिटी इनविजिबल हो जाएगी तो सिस्टम का वही हाल होता है जो आज हमारी एयरलाइंस का है। ये जितना एक पॉलिसी इशू है, ठीक उतना ही पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का भी मैटर है। जब तक रेगुलेटर्स एक्टिवली इंटरवीन नहीं करते और एक ट्रांसपेरेंट फ्रेमवर्क नहीं बनाते, तब तक लोग सोशल मीडिया पे कितना अपना सिर फोड़ लें, एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी में कुछ चेंज नहीं आने वाला है। अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा तो अगला वीडियो आपको और अच्छा लगेगा। स्क्रीन पे लगा दिया है, क्लिक करो और अभी देख डालो।